हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 थे। देखो बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है जो मैंने आपको सुबह पोस्ट कर दी थी। और मैंने सुबह वीडियो इसलिए नहीं भेजी ताकि आप लोग थोड़ा सा खुद भी अपना दिमाग चलाएं, क्योंकि आप वीडियो देखकर आंसर्स को सीधे सीधे कॉपी कर देते हैं। आप उसे पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, तो बेटा उस काम का तो कोई फायदा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आपकी वर्कशीट नंबर 3 है और ये आपकी क्लास के लिए है, 7th क्लास के लिए केवल। और जो टॉपिक इसमें लिया गया है वो है आंकड़ों का संगठन। आप देख ही रहे होंगे कि पिछली कुछ वर्कशीट्स जो आई हैं वो भी आंकड़ों पे ही है, या फिर बार ग्राफ है, या फिर टेबल सारणी पढ़ना। मतलब ये है कि ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है, शायद एग्जाम्स में या जैसे भी आपका इवैल्यूएशन होगा उसमें इस तरह के क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इसलिए बार बार वो ये वर्कशीट में यही वाला टॉपिक वो ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आंकड़ों का संगठन। अब तक हमने जाना आंकड़े क्या हैं, यानी अब तक आप ये जान चुके हो कि आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़े किसे कहते हैं। तो बच्चों, अब मैं आपसे पूछूंगी, बहुत बच्चे ब्लैंक भी हो गए होंगे, कुछ बच्चों को उसके जवाब आते भी होंगे। तो बेटा पुरानी वर्कशीट्स को एक बार फिर से देखना। आंकड़े क्या होते हैं? किसी भी परिस्थिति से जुड़ी हुई जानकारी जो हम इकट्ठी करते हैं वो संख्या के रूप में होती है, उसको हम आंकड़े कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा अपनी 1 रोल नंबर से लेकर 10 रोल नंबर तक के बच्चों की वेट, उनका वजन कितना है, आप ये वाला जानकारी इकट्ठी करिए। तो आप क्या करोगे, 1 रोल नंबर से लेकर 10 रोल नंबर तक आप नंबरिंग करोगे या उनके नाम लिखोगे और उनके आगे उनका वेट लिखते चले जाओगे। जैसे समरीन है 40 kg, और इल्मा है 35 kg, और जरीन है 38 kg। तो ऐसे अलग अलग संख्याएं आपको मिलेंगी, वो आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए आंकड़े क्या हैं, तथा किसी विशिष्ट जानकारी के लिए आंकड़े क्यों इकट्ठा करते हैं। क्योंकि हमें वो जानकारी आंकड़ों से बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है और उससे हम कोई भी निष्कर्ष बड़े आराम से निकाल पाते हैं। आंकड़ों द्वारा उचित ढंग से जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें व्यवस्थित या संगठित करना आवश्यक है। तो आइए जानें आंकड़ों का संगठन। यानी ये बताया गया है कि जब हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो उसको ऐसे ही तो हम कोई जानकारी नहीं निकाल सकते, उससे निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। उनको हमें व्यवस्थित करना होता है, उसको हमें संगठित करना होता है। तो किस किस तरह से हम संगठित कर सकते हैं या व्यवस्थित कर सकते हैं, आपको वही तरीके इस वर्कशीट में समझाए गए हैं। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है, उस एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है। कक्षा 7 की अध्यापिका जानना चाहती थी कि उनकी कक्षा के कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यपत्रक का मतलब है वर्कशीट, जो आपको वर्कशीट मिल रही है उसको हिंदी में कार्यपत्रक कहते हैं। कितने बच्चे वर्कशीट हल करके भेज रहे हैं, यानी सॉल्व करके सबमिट कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सप्ताह के हर दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार लिखी। जैसे जो बच्चे उनको हर डेली, सपोज उनकी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो रोजाना कितने बच्चे उनको वर्कशीट जमा करके जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, उनकी संख्या उन्होंने लिख ली। तो जैसे पहले दिन 33, फिर 35, 46, 29, 46, 32, 38, ये उन्होंने आंकड़े को इकट्ठा किया। फिर यह जानने के लिए कि किस दिन कितने विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक पूरा किया, कुछ इस तरह आंकड़ों को संगठित किया। ये जो आंकड़ा उन्होंने इकट्ठा किया है ये संगठित नहीं है। इसको देख के हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब हम इसे संगठित कर लेंगे तो हमें बहुत सारे सवालों के जवाब हम आराम से दे सकते हैं। संगठित कैसे किया? सप्ताह जो शुरू होता है सोमवार से शुरू होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इन्होंने रविवार भी डाला है। वैसे संडे को हमारी वर्कशीट नहीं आती है, बट इनके यहाँ 7 दिन आती होगी, इसलिए इन्होंने रविवार भी शामिल कर लिया। अब 7 दिन किस बच्चे ने, कितने बच्चों ने वर्कशीट दी है वो लिखा है। सोमवार को 33 बच्चों ने वर्कशीट भेजी है।
मंगलवार को 35 बच्चों ने भेजी है, बुधवार को 46 ने, और ऐसे ही बाकी की संख्या को भी लिख दिया। तो ये जो टेबल बनाई है ये संगठित है। हमने जो आंकड़े इकट्ठे किए उसको हमने इस तरह से संगठित कर लिया है। तो ये संगठन है, इससे हमें बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा, चलिए आगे देखते हैं। अध्यापिका को पूरे सप्ताह में प्राप्त होने वाले औसत कार्यपत्रकों की संख्या को विभाग को भेजना था। इसका मतलब है कि टीचर से डिपार्टमेंट ने पूछा था कि आप ये बताइए कि पूरे वीक में एवरेज कितना बच्चा आपको वर्कशीट भेजता है। एवरेज बच्चों की संख्या बताइए। एवरेज का मतलब आप ऐसे समझ लो कि लगभग बीच की संख्या, क्योंकि हमने यहाँ क्या देखा, 46 बच्चे भेज रहे हैं शुक्रवार को, और किसी दिन तो वीरवार को 29 बच्चों ने ही भेजा। तो ये कितना डिफरेंस है दोनों में, दोनों की संख्या में कितना फर्क है। अब वो डिपार्टमेंट को क्या बताएं कि 46 बच्चे भेजते हैं या 29 बच्चे भेजते हैं। ये एवरेज नहीं है, एवरेज इन दोनों के बीच की संख्या होगी, मतलब लगभग इतना बच्चा मुझे रोजाना भेजता है। अब एवरेज या औसत कैसे निकालते हैं वो आपको आगे समझाया जा रहा है। औसत जानने के लिए अध्यापिका ने पूरे सप्ताह के कार्यपत्रकों को जोड़ा और 7 हिस्सों में बांटा। इस औसत आंकड़े को हम माध्य कहते हैं, यानी माध्य और औसत एक ही बात है बच्चों। तो उन्होंने कैसे निकाला, देखिए। जो पूरे वीक में जो हमें आंकड़े प्राप्त हुए थे उनको उन टीचर ने क्या किया, सबको जोड़ लिया। जोड़ने के बाद संख्या आई हमारे पास 259। अब क्योंकि कितने आंकड़े थे, ये 7 आंकड़े थे, 7 दिनों के आंकड़े थे ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो जितने आंकड़े होते हैं उतनी ही संख्या से भाग दिया जाता है उसे। तो 259 को 7 से भाग दिया गया। 7 या 21, 49 बचा, 7 7 49। तो हमारे पास औसत जो आ गया वो कितना आया, 37। यानी हम ये कह सकते हैं कि पूरे हफ्ते 37 बच्चा तो हमें रोज देकर गया है वर्कशीट। ये औसत होता है, इसका दूसरा नाम माध्य भी है। अब आप आगे इसका नाम जो पढ़ेंगे वो माध्य ही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने यहाँ से माध्य को निकालना सीखा। ये जो आंकड़े हैं ये अलग सिचुएशन में ज्यादा भी हो सकते हैं, तब आप भाग कितनी संख्या से करोगे, जितने आंकड़े होंगे। अगर 10 आंकड़े आपने इकट्ठे किए हैं तो आप किससे भाग दोगे, 10 से। अगर 5 आंकड़े आपने इकट्ठे किए तो किससे भाग दोगे, 5 से। ठीक है। और एक और इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये जो संख्या, ये माध्य जो निकल कर आया है, क्या ये संख्या इन आंकड़ों में कहीं है, 37 कहीं है इनमें, नहीं है। इसका मतलब जो हमारा माध्य निकल के आता है वो जरूरी नहीं है कि उन आंकड़ों में से ही कोई संख्या हो, वो उनसे अलग भी आ सकता है। चलिए अब अगली चीज समझते हैं। मुझे लगता है आपको माध्य समझ में आ गया होगा निकालना। अगला देखिए, अब अगर अध्यापिका यह जानना चाहती है कि वह अगले सप्ताह के लिए अधिक से अधिक कितनी फोटोकॉपी करा के रखे कि लगभग सभी विद्यार्थियों को वर्कशीट मिल सके, तो वह 46 होगा, 46 होगा। देखिए, अब अध्यापिका के सामने नई सिचुएशन है कि स्कूल से बच्चे वर्कशीट लेके जा रहे हैं। उनकी क्लास में मान लो 50 बच्चा है और किसी दिन तो 29 बच्चा काम देता है, भेजता है, किसी दिन 35 भेजता है, किसी दिन 46 भेजता है। अब उनको ये देखना है कि वो कितनी वर्कशीट की फोटोस्टेट करा के रखें ताकि बच्चों को कम ना पड़े। तो बेटा वो संख्या 46 होगी। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा 46 है। ये जो आंकड़े हमने इकट्ठे किए हैं, हमें इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा संख्या जो बार बार हुई है, रिपीट, वो कौन सी है। तो 46 एक बार आया है और 46 दोबारा भी आया है। क्या कोई और संख्या ऐसी है जो 2 बार आई हो या 3 बार आई हो? कोई और संख्या ऐसी नहीं है। तो 46 है जो कि 2 बार आया है, क्योंकि सबसे अधिक बार आने वाला अंक 46 है और यह बहुलक कहलाता है।
ऐसी संख्या जो आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आती है उसको हम कहते हैं बहुलक। तो यहां से आपको बहुलक भी समझ में आ गया। दिए हुए आंकड़ों में से आप बहुलक भी छांट सकते हो। अगर यहाँ पर 35 3 या 4 बार आया होता तो इसका बहुलक क्या होता, इन आंकड़ों का 35 होता। ठीक है बेटा, तो बहुलक निकालना बहुत आसान है, बस आपको ये देखना होता है कि उस आंकड़े में सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है। चलिए, अब एक और चीज है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यह जानना हो कि कौन से 3 दिन 35 से कम और कौन से 3 दिन 35 से ज्यादा बच्चों ने कार्यपत्रक लौटाए यानी वर्कशीट वापस की। तो उसके लिए आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर इन्होंने 35 ले लिया है, और आपसे ये पूछा जाए कि बताओ 35 से ज्यादा कितने बच्चों ने से कम और कौन से 3 दिन 35 से ज्यादा, यानी उस पर्टिकुलर संख्या से कम और पर्टिकुलर संख्या से ज्यादा कितने बच्चों ने वर्कशीट लौटाई हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारे पास ये डाटा, जो आंकड़े आए हैं, ये किसी क्रम में नहीं लगे हुए हैं। कभी 32 है, फिर 35 है, फिर 29 है, 46 है। तो इस सवाल का जवाब देना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम आंकड़ों को या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे या फिर आंकड़ों को या तो बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे या फिर घटते हुए क्रम में लिख लेंगे। तथा जो आंकड़ा बीच में आता है उसे माध्यक कहते हैं। यहां से आपको माध्यक सिखाया जा रहा है कि माध्यक क्या होता है। तो ये जो आंकड़े हैं, सबसे पहले हम इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले है 29, उसके बाद 32 है, और फिर है 33, फिर 38 और फिर 46। 1 2 3 4 5 6, एक छूट गया है कोई, 33 35 32, 35 छूट गया है। इस तरह से हमने इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। आप घटते हुए क्रम में भी लिख सकते हो। अब आप देखिए कितनी संख्या आएंगी, 7, 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़े थे। तो आपने देखा 3 आपने पहले छोड़ दिए और 3 आपने बाद में छोड़ दिए। तो जो बिल्कुल सेंटर वाली संख्या है ये उसका माध्यक होता है, जो बिल्कुल सेंटर में आती है। बढ़ते या घटते क्रम में पहले आप लिखिए, उसके बाद बराबर गिनती के नंबर इधर छोड़िए, बराबर गिनती के नंबर उधर छोड़िए। बीच में जो आता है नंबर वो माध्यक होता है। तो इस तरह से आप माध्यक निकाल सकते हैं।